स्वागत है सारा अधिकार में। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का यह फैसला उनकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो बुलडोजर को अपनी राजनीति की पहचान बनाते रहे। उस गौडी मीडिया की पत्रकारिता को भी अवैध साबित करता है जो बुलडोजर का महिमा मंडल कर रहा था। मीडिया का काम होता है सरकार के काम पर सवाल करना, देखना प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं, वो अवैध रूप से बुलडोजर चल रहा है क्या। लेकिन मीडिया ने सरकार के इस आपराधिक कारनामे को सही बताया और आपको भी एक तरह से उसमें शामिल किया। हम फैसले की ही बात कर रहे हैं। इस फैसले ने बुलडोजर के पीछे की सारी राजनीति को अवैध साबित कर दिया। उन ऑफिसर्स को भी आपराधिक कतार में खड़ा कर दिया है जो इस अवैध राजनीति के एजेंट बन गए थे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये सब आप जो देख रहे हैं ये अलग अलग चैनल्स के हेडलाइंस है। बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर, इस बार चुन चुन कर। इस बार बुलडोजर गरज रहा है। आ रहा है बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर से बचना नामुमकिन है। फिर चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर ने किया सारी पार्टियों का गेम ओवर। बाबा का बुलडोजर कैसे हुआ मशहूर। एक चैनल ने हेडलाइन बनाई, सारी समस्या का समाधान बुलडोजर। उसी चैनल की एक और हेडलाइन, न कचेरी न कोर्ट, बुलडोजर से चोट। अंग्रेजी में भी इस तरीके की हेडलाइन लगाई गई, बुलडोजर के एक्शन से जोड़ा गया। इस गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के मन में ये धारणा बिठा दी कि किसी का अपराध साबित होने से पहले उसका घर गिरा देना, दुकानें गिरा देना सरकार का मजबूत एक्शन है, खासकर जब अपराधी या आरोपी किसी खास समुदाय का है। इसने ये नहीं बताया कि एक्शन के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है। किसी का घर दिन दहाड़े बिना सुनवाई के गिरा दिया जा रहा है। आप दर्शकों ने भी गौर नहीं किया जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मुसलमान क्यों हैं। आपको भी गोदी मीडिया ने इसे बुलडोजर के अवैध खेल में ढकेला, जिससे आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध साबित किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शायद ही कोई ऐसा भाषण आपने इनका सुना होगा जिसमें बुलडोजर का जिक्र ना करते हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति के सबसे बड़े फैसलों को अवैध बता दिया। गोदी मीडिया ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा लिखा और बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर योगी की सभाओं में स्वागत करने पहुंचे। बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाता है। बीजेपी शासित राज्यों में मध्य प्रदेश और असम में भी हुआ। बुलडोजर का मामला कोर्ट क्यों पहुंचा? क्योंकि खास समुदाय के लोगों के घर और पवित्र स्थल गिराए जा रहे हैं। इसके जरिए ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, अब भी किया जा रहा है। उनके भीतर डर पैदा किया गया और संविधान से मिली संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना नाम लिए इन बातों के तरफ ही इशारा किया है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब आलोचना कोर्ट की भी हुई कि इतने दिनों तक कैसे अदालत देखती रह गई। क्यों नहीं अदालत ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया। देर तो बहुत हुई मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहुत ही ठोस फैसला दिया है और इसकी राजनीति की जड़ों पर प्रहार कर दिया है। अपने फैसले से कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए जवाबदेह बना दिया है। गनीमत है कोर्ट ने पिछले मामलों से इस फैसले को लागू नहीं किया, वरना अपराधी बन चुके इन तमाम ऑफिसर्स को अपने जेब से तोड़े हुए घर बनाने पड़ते और मुआवजा देना पड़ता। कोर्ट ने कहा कि अगर मनमानी तरीके से किसी का घर गिराया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। इतनी चाक चौबंद सुविधा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। जस्टिस पीआर गवई, जस्टिस एवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बहुत बड़ी लकीर खींच दी। आगे से जब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान सुने, याद रखें कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने उन फैसलों को अवैध किया जो बीजेपी और मोदी सरकार ले रही थी। पिछले 7 साल से बीजेपी और गोदी मीडिया ने बुलडोजर की राजनीति को मान्यता दी, चुनावी मुद्दा बनाया, उसे राजनीति के एक ठोस मॉडल के रूप में खड़ा किया। बेकसूरों और अंडर ट्रायल पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। आईटी सेल ने अभियान चलाया। ट्विटर ने लोगों ने बुलडोजर चलाने की मांग की, चलाने पर जश्न मनाए। उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस राजनीति के अलावा उन गरीब लोगों को भी राहत दी है जो मुसलमान भी है और हिंदू भी है, जिनके घरों को रातों रात बुलडोजर से ढा दिया जाता है।
कभी वहां पार्क बनाने के लिए। कभी पता ही नहीं चलता गरीबों का घर गिराकर किस उद्योगपति को दिया जाने वाला होता है। 2022 से लेकर अब तक 1.5 लाख घर अवैध तरीके से गिराए गए हैं। फ्रंट लाइन में रिपोर्ट छपी है। 7.5 लाख लोग बेघर कर दिए गए। कोर्ट ने अपने फैसले से बुलडोजर के सांप्रदायिक और असंवैधानिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जस्टिस PR गवई KV विश्वनाथन की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई अक्टूबर महीने में पूरी हो गई थी। फैसला 13 नवंबर को सुनाया गया। जस्टिस PR गवई ने अपने फैसले की शुरुआत हिंदी के मशहूर और महान कवि प्रदीप के एक कविता से की। कवि प्रदीप लिखते हैं कि अपना घर अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। इस फैसले के बाद आप जरा उन ऑफिसर्स की कल्पना कीजिए कैसे वो अपने बच्चों का सामना करते होंगे, जिन ऑफिसर्स ने सांप्रदायिक भीड़ को खुश करने के लिए, भीड़ को सांप्रदायिक बनाने के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया, किसी गरीब का घर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया, नियमों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। अब कोर्ट ने बता दिया इन मामलों में कैसे क्या करना है। जस्टिस PR गवई KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कौन दोषी है, वे खुद जज बन नहीं सकते कि कोई दोषी है या नहीं, ये सीमाओं को पार करना हुआ। कोर्ट ने कहा अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है तो ये गलत है। जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन अधिकारी नहीं ले सकते। अगर ऑफिसर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो, अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकता है जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया के पालन किया गिराया जा सकता है? लेकिन जरा यहाँ इस वीडियो को देखिए। ये पनवेल की पुल शाह बाबा की दरगाह है जिसे अवैध बताकर रात में दरगाह को तोड़ दिया जाता है। पनवेल में पुल शाह पीर बाबा दरगाह कमेटी और सिडको कंपनी का केस चल रहा है हाई कोर्ट में। इस जमीन को लेकर कोर्ट में पहले से केस चल रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली और सारी बातों को मीडिया कर्मियों के सामने रखा। रात में 2 बजे सरकारी अधिकारी और पुलिस के 150 लोग इस दरगाह शरीफ पे पहुंचते हैं। 10-12 ऑफिसर भी होते हैं। रात को 4 बजे पूरा सर्वे किया जाता है। 5 बजे तक दरगाह का गुंबद अवैध तरीके से तोड़ दिया जाता है। ये जमीन है गफूर कादी की। गफूर कादी ने कहा कि सिडको जानबूझकर इस जमीन पर आ रहा है गौतम अदानी की तरफ से। गौतम अदानी के मैनेजर्स 5 बार आ चुके हैं। जिस गौतम अदानी को गिरफ्तार करने की मांग राहुल गांधी और दिग्गज नेता कर रहे हैं। ABC ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार जज ने चाचा अदानी और भतीजा सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। इसके साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने के बाद अदानी को अमेरिका जाना पड़ेगा। चाचा गौतम अडानी, भतीजा सागर अडानी $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने के आधार पर आरोप है भारतीय रुपए में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अडानी के साथ भाई विनोद अडानी का नाम आता था, अब तो चाचा भतीजा सागर अडानी का नाम भी आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम 2000 करोड़ की रकम किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। 2-2 हज़ार करोड़ घूस में बट रहा है। अगर ये साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर PM नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे। अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अदानी पर मुकदमा चलाया है। इंडाइटमेंट दर्ज हुआ है। अदानी के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लेनी पड़ गई। सेबी चीफ को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया क्या। अमेरिका की अदालत में अभियोग पत्र में इस बात का जिक्र है कि अदानी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला, गलत जानकारी दी। इस बात की जांच की जानकारी सिर्फ सेबी की है। बताइए, अमेरिका का कोर्ट बता रहा है कि अदानी समूह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सही जानकारी नहीं दे रहा है। अभियोग पत्र की इन पंक्तियों पर लिखा है कि 19 मार्च 2024 को अदानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोला। 19 मार्च को 3 अलग
अलग अलग वित्तीय संस्थाओं को ये पत्र ईमेल किया गया। इन पत्रों में गलत जानकारी दी गई कि अदानी एनर्जी को अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि नोटिस मिल चुका था। इस पत्र में इतना ही कहा गया है, अदानी को इस मामले में थर्ड पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी है। इस तरह से बात को घुमाया गया। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है कि अदानी समूह ने जानकारी छिपाकर भारतीय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की। क्या SEBI इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी? राहुल गांधी ने सेबी की चीफ को तत्काल हटाने की मांग की है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि भारत की सिक्योरिटी स्टेट एजेंसी सेबी चुप है और अमेरिका की स्टेट एजेंसी जांच कर रही है? मार्च 2023 से ये मामला अमेरिका में चल रहा था, समन के आदेश आ रहे थे। FBI ने सागर अडानी को सर्च किया है। क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया कि अमेरिका में चाचा अडानी के भतीजा सागर अडानी के ठिकानों की जांच हुई? FBI ने इलेक्ट्रॉनिक्स अपने कब्जे में ले लिया। मार्च 2023 में ये सब हो गया था। वारंट में अमेरिका ने फ्रॉड और अन्य जानकारी दे दी थी। ये भी लिखा है कि ऐसी कोई भी सबूत जब्त किए जा सकते हैं जिसे पता चले कि भारतीय अधिकारियों को किस प्रकार की घूस दी गई है या फायदा पहुंचाया गया है, ताकि वे बदले में अडानी के बिजनेस में सहायता कर सके। ब्रुकलिन कोर्ट का जो आदेश है, इसमें एक और बड़ी बात है। FBI 17 मार्च 2023 को सागर अडानी से पूछताछ करती है। उसके अगले दिन गौतम अडानी सारे कागजात खुद को ईमेल कर लिए जो सागर को दिए थे। ये बड़ा सबूत है। इससे ये संबंध बनता है कि दोनों चाचा भतीजा एक ही मामले में शामिल रहे। अहमदाबाद के अडानी के मुख्यालय में विनीत जैन, सागर अडानी और गौतम अडानी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में गौतम अडानी रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट पाने की योजना के बारे में बताते हैं। ये भी लिखा है कि अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए। राहुल गांधी का कहना है गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इस गौतम अडानी को इस जगह पर रिसोर्ट बनाना है। गफूर कादी ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति के लिए धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। गफूर कादी ने कहा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1972 में सिडको बनी और दरगाह 1886 में रजिस्टर्ड पेपर प्रेस में दर्ज है। फिर भी दरगाह को शहीद क्यों किया गया? अगर 9 सितंबर तक शासन और प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता, पुनर्निवास पुनर्निर्माण नहीं किया गया, तो 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुस्लिम समाज कमेटी के नेतृत्व में सिडको कार्यालय बेलापुर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य प्रशासन की होगी। ये गफूर कादी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार। यूपी में जो शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उस विषय के लेके जो घटना हुई वो अच्छी नहीं हुई है, मगर जो मेरे हजरत पुलिसाफिर दरगाह का घटना हुआ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो कुछ आज हुआ है ये इतना गलत और सही हुआ है ये बता रहा हूँ। क्या हुआ मालूम है क्या? मेरे हजरत हजरत पुलिसा दरगाह जो उसको आज शहीद किए हैं, वो ऐसी हो गई कहानी। तो वहाँ पे मेरे को ज़मीन के लिए वापिस ज़मीन है वो दरगाह की, तो वो ज़मीन को लेके उसको वहाँ पे अडानी को रिसोर्ट बनाने का था। उसके मेरे पास पूरे पुरावे है, मैं पुरावे के साथ लेके बात कर रहा हूँ कि कल पकड़ना हो जाए। इसके लिए मैं क्या, ये जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? पारगांव पहाड़ी के ऊपर है, पनवेल में पहाड़ी के ऊपर है। वो देखो दरगाह सामने। सर ये जो दरगाह है ये कितने मीटर एकड़ के अंदर आती है? वहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर पे है एयरपोर्ट से। ये ऐसी दरगाह थी। सर सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी यहाँ तक के जो जगह जो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने के बावजूद भी रातों रात हजरत पुलिसा बाबा की दरगाह पर जो है प्रशासन द्वारा बुलडोजर किया जाता है। तो आगे आपकी समिति के तरफ से क्या आंदोलन होगा? आपकी डिमांड क्या है कि फिर दरगाह को बना के देना चाहिए नहीं? क्योंकि देश के अलग अलग दरगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, किस तरीके का धरना प्रदर्शन आपका होगा? महाराष्ट्र में आज दिन तक दरगाह को लेकर कुछ ऐसा हुआ नहीं, मगर आज पहली टाइम हमारे हजरत पुलिसाफिर दरगाह को बुलडोजर चढ़ाया गया है। उसके बारे में ये जानबूझ के चढ़ाया गया है। वहाँ पे उन लोग को रिसोर्ट बनाना है अडानी को,
और मेरे पास आके 2-4 टाइम मांगा उसने कि भाई ये मेरे को रिश्वत मिली, जगह दे। मैं बोला जगह तो मेरे को देने को मेरे को उसने शर्त लगा कि दरगाह निकाल के लेके जाओ यहाँ से। तो मैं उससे कहा कि मूर्ति है, कहा उठा के ले जाओ, कि मस्जिद है तो क्या नमाज़ पढ़ने किधर लेके जाओ, ये समाधि है, मैं कैसे लेके जाऊँ, समाधि कैसे निकाल सकते 10 हैं। दिसंबर के दिन आपका जो धरना आंदोलन होगा वो किस जगह पर होगा और मुसलमानों को लेकर आप कितने लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? सर आप मुझे ये बताइए, ये जो डेमोलेशन हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है? बीएमसी के थ्रू हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन के थ्रू हुआ है? ये अडानी ने, पॉलिटिशियन अडानी ने सड़कों को तोड़ने की ये सुपारी दी है और वहाँ पे उसको रिसोर्ट बनाना है। उसको उसका मकसद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे मेरा रिसोर्ट बनेगा, वहाँ से लोकेशन 1 नंबर दिखता है। तो उसको उसकी ऐसी इच्छा है कि वहाँ पे वो रिसोर्ट बनाए। तो सर आप लोगों को तो मैंने उसको कहा कि तेरे को जगह मांगती है ना 34 एकड़, तो जगह मांगती है ना तो आधी जगह ले, मगर दरगाह को छोड़ के ले। तो उसने मेरे को सवाल किया कि दरगाह तुम लेके जाओ, दरगाह कैसे लेके जाएंगे, और समाधि है, वो समाधि को कैसा निकालेंगे। उसने बहुत प्रेशर किया, प्रेशर करने के बाद मैं उसको ना बोला, तो लास्ट में उसने आके मुझे बोला ठीक है तू नहीं ले जाएगा तो मैं कायदे से कानून से लेके जाऊँगा। जबकि कायदे कानून में सड़कों में वो चले गया और मेरे को 24 घंटे की दूसरे दिन नोटिस लगा के दिया, 24 घंटे में दरगाह तोड़ो। तो मैं कोर्ट के अंदर चले गया। कोर्ट में जाने के बाद मेरे कोर्ट की तारीख चलते गई। लास्ट तारीख आई 21 तारीख आई, कोर्ट ने 21 तारीख दिया, उनको दस्तावेज लेके सब बुलाया गया सबको कि तुम्हारा क्या है तुम लेके आओ। ये लोग इलेक्शन के लिए, इलेक्शन हुआ रात को 2 बजे ऊपर चढ़े बिना बताए। आपको तो मैं तो चले गया औरंगाबाद कोर्ट के अंदर 20 तारीख को बैठ की गाड़ी में, मैं वहाँ उतर गया। जब सुबह मेरे फ़ोन आया मेरे को 7 बजे 7:30 बजे कि तुम्हारी दरगाह तोड़ी गई, तब मुझे हमारे को मालूम मिले, बाहर से मालूम पड़ा। जहाँ वहाँ पे 4 खादिम थे हमारे, उनके भी मोबाइल लिए गए, उनके सब पूरा कपड़ा लत्ता जो बर्तन थे, मेरा दरगाह का सामान जितना भी था, जो दरगाह का क्लिप से लेके तिजोरी से लेके पैसा से लेके सब उन्होंने भर के लेके चले गए। स्थानिक चौकी में FIR नोंद कराई है क्या इस विषय को लेके? डायरेक्टली अटेंड किए तो किस पे नोंद करो, तुम्हारे पे कि मेरे पे? पहले ये तो मेरे से बात करो ना, सुनो ना, बात तो मेरी पूरी कर। बोलिए। तो फिर रात में 2 बजे ये लोग ऊपर चढ़े। जब अभी मुझे पता चल गया कि कितने बजे चढ़े, क्या चढ़े, तो रात को 2 बजे चढ़े। 2 बजे चढ़ने के बाद में हमारे खादिम लोग जो वहाँ पे थे उनके मोबाइल छीन के लिए, और उन लोग को बेचारे को एक ही कपड़े पे शाम के 5 साढ़े 5 बजे नीचे उतारे गया, और सब भर के यहाँ तक कि क्या दरगाह की मिट्टी है ना, वो भी भर भर के उन्होंने जाके कचरे में डाल दी। कौन सा कारण, किसी को बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। जब ये लोग हमारे जो पार्टी की समाज की जो रिपब्लिकन समाज, वो लोग ने जाके पूछे भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो हमको बोलते हमारा पूरा कायदा है। जबकि ये चल रहा है, आचार संहिता चालू है। हाँ, और तुम पुलिस ने बंदोबस्त कैसा दिया आचार संहिता में, और इतनी भी 150-200 पुलिस, मिलिट्री की पुलिस ये लोग के लेके वो लोग जाके डायरेक्ट रात में हल्ला बोल, ये कौन सी बात है? रात को कौन जाता है तोड़ने के लिए? चोर के साहूकार। जब साहूकार जाता तो अपनी हक से जाता, पेपर लेके कि मेरी जगह है मैं तोड़ रहा हूँ करके। ये ज़बरदस्ती के ऊपर हमारे पे बुलडोजर चलाया गया है। रिपब्लिकन पार्टी का आपको सपोर्ट है? तो बिल्कुल आप पूरा 10 सपोर्ट है। दिसंबर के दिन जो आपका जो आंदोलन होगा, जो आप सड़कों पर उतरेंगे, आप क्या चाहते हैं प्रशासन द्वारा कि फिर से जो डैमेज हुआ है दरगाह को वो बना कर दिया जाना चाहिए? हाँ, बस हमारा यही कहना है कि जो हमारा आज जो डैमेज हुआ है पूरा निकाल के फेंके, तोड़ फोड़ के शहीद किए ले, और हमारी दरगाह जैसी थी वैसी वापस बना के देना। 10 दिसंबर तक के उन लोग को हम टाइम, 9 दिसंबर तक के टाइम दिए लाए, 10 दिसंबर को हमारा धरना पहुँचा होगा वहाँ पे भूख काट करके। सर वहाँ की स्थानिक पुलिस में आपने FIR करवाई है क्या? मैं FIR नहीं लेंगे। मैं संतोष शरद पवार, रिपब्लिकन सेना का रायगढ़ जिला अध्यक्ष हूँ। रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के बाबा साहब के पोते हैं। वो हमेशा ऐसे वंचितों के लिए, अन्याय के लिए वो लड़ते हैं। उनकी शिक्षा हम पे है। जिस दिन हमें पता चला क्या वहाँ पे दरगाह को शहीद किया गया, कि उस दरगाह में मुस्लिम ही नहीं लेकिन वहाँ पे हिंदू लोग भी जाते हैं, वहाँ पे उनकी अस्मिता है, भावना को और अस्मिता के ऊपर, उनकी भावना के ऊपर उन्होंने आज घाव डाला है, जो हथौड़ा डाला है उन्होंने। वो हथौड़ा उस दरगाह पे नहीं, हर मुस्लिम समाज और दलित समाज को दिल में लगा है, हर इंसान के दिल में लगा है। ऐसा अमानुषपना करना
ये उनको शोभा नहीं देती ये। और ये कौन सी ये क्या क्या कौन सा कानून है, कौन सा क्या कानून लाना है, कहाँ चाहते से हैं यहाँ निकला पे? है? मतलब यहाँ पे उनको बिहार पर उत्तर प्रदेश का कानून लाना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश उनको बनाना है। हाँ, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र में हम लोग कदापि ऐसा सन करेंगे नहीं। और हमें शांति का ये और हमें देखो, हम यहाँ पे शांति से ही हम लोग आज तक हम लोग जी रहे हैं। मैं इन लोग को आह्वान करता हूँ, अगर यहाँ पे अगर जो जगह जैसी थी वैसे अगर नहीं बनाई तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अभी 2 दिसंबर को हम लोग पनवेल के प्रांत कार्यालय में हम लोग अभी मोर्चा लेके जाने वाले हैं। और धीरे धीरे हम लोग का ये आंदोलन अभी उग्र होने वाला है। फिर हम लोग 9-10 तारीख को हम लोग अगर हमारी बातें अगर हमारे जगह वापस हम लोग नहीं की तो हम लोग 9 तारीख के बाद हम लोग वहाँ पे उपोषण के लिए बैठेंगे। हम लोग धरना करेंगे। हम लोग चाहे हम लोग रास्ता रोको भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग जब तक हमें वहाँ पे हमारी जो अस्मिता है, वहाँ पे हमारी जो भावना है, वहाँ पे अगर दरगाह नहीं बनती तो हम लोग ये आंदोलन हम लोग अंत तक लेके जाएंगे। धन्यवाद सर।